नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और मैं आपसे आज फिर से कंटेंट एनालिसिस पे बात करने वाला हूं। कल हमने कंटेंट एनालिसिस पे बात करनी शुरू की थी। हमने ये कहा था कि दो तरह के अप्रोचेस या स्कूल्स माने जाते हैं, एक ह्यूमनिस्ट माना जाता है और एक जो है बिहेवियरिस्ट माना जाता है। बिहेवियरिस्ट जो है ज़्यादातर इफ़ेक्ट को देखता है और वो क्वांटिटेटिव अप्रोचेस इस्तेमाल करता है, क्वांटिटेटिव मेथड्स इस्तेमाल करता है, और ह्यूमनिस्ट जो है वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव अप्रोचेस से काम चलाता है। तो हम जो हैं आज और अगले कुछ और लेसन्स तक जो है ना क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस में बात करने वाले हैं। कल मैंने आपको एक श्रीनिवास मेलकोटे के प्रकाशित जो है ना कंटेंट एनालिसिस पे, जिसने क्वांटिटेटिवली जो स्टडी किया था उसको, उस पर मैंने आपसे चर्चा की थी। आज मैं जो है ना उस उदाहरण को आप याद रखें और मैं आज जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे बात करना शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस को समझ जाएं कि उसकी परिभाषा क्या है। तो होल्स्टीन नाम के HOLSTI होल्स्टीन ने 1969, काफ़ी अरसों पहले, 69 मतलब 31 ईयर हो गए, 50 साल, 51 ईयर्स अगो, उन्होंने एक किताब लिखी थी। बहुत ही आसान तरह से उन्होंने जो है कंटेंट एनालिसिस को, क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस को समझाया था, परिभाषित किया था। उसके बाद ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं। न्यूएंड्रॉफ की है जो किताब, क्रिपेंड्रॉफ की है। दो ऐसी किताबें हैं जिसको लिए काफ़ी क्वांटिटेटिव, अगर आपको कंटेंट एनालिसिस करना है तो इसको आजकल ज़्यादा कोट किया जाता है। मगर होल्स्टीन ने जो है बड़ी ही सरल, आसान और काफ़ी ही महत्वपूर्ण किताब लिखी थी। उसमें से मैंने क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस का मैंने कुछ, उसमें से मैंने अपनी परिभाषा निकाली है। तो मैं इसको पहले परिभाषा अंग्रेज़ी में पढ़ देता हूँ। इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू होल्स्टीन, व्हाट इज़ कंटेंट एनालिसिस? कोट, इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ रिसर्च मेथड डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एनी प्रॉब्लम इन विच द कंटेंट of communication serves as the basis for inference, है ना। तो इसमें से कई महत्वपूर्ण जो हैं शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए हैं और उसमें मैं थोड़ी देर चर्चा करूँगा और फिर उसके बाद अपन और आगे दूसरी परिभाषा देख के बात करेंगे और अपना आज जो है लेसन ख़त्म कर देंगे उसी पे। तो मल्टीपर्पज़ रिसर्च मेथड है, मतलब कई उद्देश्यों की वजह से, तरीक़ों से जो है आप कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, और इसको स्पेसिफिकली, मतलब विशेष रूप से इसको ऐसे प्रॉब्लम्स को, ऐसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार किया गया है, जिसका मुख्य आधार या जिसका मुख्य फोकस होता है कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन अगर आप कम्युनिकेशन के संदर्भ में समझें तो कम्युनिकेशन को आप कई तरह से समझ सकते हैं। एक तो मोटा मोटा जो तरीका होता है, एक टेक्सचुअल बेस्ड जो शब्द लिखे जाते हैं, और दूसरा विजुअल होता है। विजुअल में जो है आपके पास एक तस्वीर होती है या उसको किसी और तरह से लाइन ड्राइंग होती है, जो भी आप मानना चाहें उसको मान लें। ब्रॉड क्लासिफिकेशन इसका ये है कि कंटेंट जो है आपका टेक्सचुअल हो सकता है या आपका विजुअल हो सकता है। अलग अलग तरह से भी फिर देखा गया है, यूटिलिटेरियन तरह से उसको देखा गया है। किसी ने कहा कि सिंबॉलिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है, वो भी बिल्कुल सही है। तो अलग अलग दृष्टि से जो कम्युनिकेशन को देखा गया है, आप किसी भी तरह से उसको देखना चाहें, अगर कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन को आप एनालाइज करते हुए जो है ना सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ इन्फरेंस, आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं तो कंटेंट एनालिसिस आपके लिए सही जो है ना मेथड है इन्वेस्टिगेट करने का। इसको आप दूसरी तरह से देखिए। मेरे पास एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है। आपको पता होगा कि कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश स्टेट को बांटकर जो है ना दो हिस्सों में उसको बांट दिया गया था। एक स्टेट जो था वो तेलंगाना हो गया था और दूसरा स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश हो गया था, और तेलंगाना में हैदराबाद था और आंध्र प्रदेश का दूसरा कैपिटल अब बन रहा है। तो कई दिनों तक, कई सालों से तेलंगाना के पॉलिटिशियंस ये कहते आ रहे थे कि आंध्र प्रदेश के जो निवासी हैं और मूलतः वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत भेदभाव किया है। तो अब देखिए, जब कभी भी तेलंगाना के पॉलिटिशियंस या कोई और NGOs वगैरह इस तरह की बात उठाते थे, उसको मीडिया कवर करता था। तो ये बड़ा अच्छा एक उदाहरण है आपको कंटेंट एनालिसिस करने का कि मीडिया ने तेलंगाना के पॉलिटिशियंस और अन्य लोगों को कितनी जगह दी, कितनी प्राथमिकता दी,
कितना कवरेज दिया ये जानने के लिए कि तेलंगाना जो प्रदेश जो है अलग बनना चाहिए, उसको कितनी अहमियत दी गई। अखबारों ने इसको कैसे जो है इसको पॉपुलराइज़ किया, इसको कैसे प्रोजेक्ट किया। ऐसे कौन से तेलुगु, हिंदी या अंग्रेज़ी के अखबार थे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाले जिन्होंने इसका पक्ष लिया, फेवरेबल थे तेलंगाना स्टेट के बनने के लिए, या कुछ थोड़े अनफेवरेबल थे। ये सब चीज़ों का आप अध्ययन कर सकते थे। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा हैदराबाद के किसी पत्रकारिता के विभाग ने इस तरह का उद्देश्य किया गया। कहने का मतलब ये है कि आज आप देख लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई एनडीटीवी जो है सरकार के ख़िलाफ़ बोलता है, कुछ लोग कहते हैं कि जीटीवी सरकार के पक्ष में बोलता है। तो इसका कंटेंट एनालिसिस द्वारा आप इसका पता लगा सकते हैं कि कौन से विषय उठाए गए, कितना समय उनको दिया गया, कितने विजुअल्स बताए गए, विजुअल्स में क्या बताया गया। ये बातों के द्वारा आप ये साबित कर सकते हैं, इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि ये टेलीविज़न जो स्टेशन है या जो टेलीविज़न जो स्टेशन जो है वो कितना किसके पक्ष में है या किसके विरुद्ध है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आम तौर पे जो चर्चा लोग अनावश्यक रूप से बात करते रहते हैं कि ये चैनल ऐसा है, ये चैनल ऐसा है, इसके लिए हमको एविडेंस चाहिए, इसके लिए हमको सबूत चाहिए, और सबूत जो है आपको कंटेंट एनालिसिस दे सकती है। तो कंटेंट एनालिसिस कहने का मतलब ये है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक मेथड है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। और मीडिया की क्या भूमिका रही है, उसका क्या बायस है, वो कितना किसको प्रोजेक्ट करता है, ये सब बातें आपको कंटेंट एनालिसिस से आप तय कर सकते हैं। तो कंटेंट एनालिसिस इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने आपको शायद कल बताया था कि कम्युनिकेशन रिसर्च की जो शुरुआत 1940 के आसपास जो हुई थी, उसमें कंटेंट एनालिसिस का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। और उन्होंने विशेष रूप से ये पता लगाया था कि जर्मन्स ने मास मीडिया को प्रोपेगेंडा के लिए कैसा इस्तेमाल किया गया था। एक बहुत ही अमेरिकन एक जो है ना एक रिसर्चर थे बेरल्सन, उन्होंने ये इस तरह का काम किया था। और उसके बाद जो है कंटेंट एनालिसिस जो है ना काफ़ी उसकी अपनी एक वैधता बन गई थी, एक लेजिटिमेसी उसने एज ए कम्युनिकेशन रिसर्च मेथड उसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था। तो खैर, तो ये एक बार फिर दोहरा देता हूँ इस परिभाषा को। इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ रिसर्च मेथड डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एनी प्रॉब्लम in which the content of communication serves as the basis for inference। ये हॉल्स्टी ने कहा था और बड़ा ही सरल और सही जो है इसकी परिभाषा उन्होंने कई साल पहले दे दी थी। अब मैं एक दूसरी बात भी दूसरे आपको जो हमने ये कहा था ना कि ये तो मैंने आपको हॉल्स्टी की अभी कंटेंट एनालिसिस की परिभाषा दी थी। अब मैं क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस के बारे में बताना चाहता हूँ। और क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस को भी परिभाषित किया गया है और इसमें यह कहा गया है, इसमें भी हर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मीडिया कंटेंट। मीडिया का जो कंटेंट है, चाहे कोई भी मीडिया हो, चाहे वो रेडियो हो, वो टेलीविज़न हो, वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, परिभाषा पुरानी है मगर इसको आप आज भी लागू कर सकते हैं। तो किसी भी मीडिया कंटेंट को एनालिसिस करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो रिसर्च की जाती है, अगर वो रिसर्च सिस्टमैटिक है, ऑब्जेक्टिव है और क्वांटिटेटिव है, तो फिर उस रिसर्च मेथड को अपन क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। तो अब कहने का मतलब इसमें 3 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि हर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव और क्वांटिटेटिव। इन तीनों शब्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो है हम आज की क्लास ख़त्म कर देंगे। पहला शब्द है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का क्या मतलब? सिस्टमैटिक का मतलब ये है कि मीडिया कंटेंट सेलेक्ट, मीडिया का जो कंटेंट का जो चुनाव करते हैं, जो चयन करते हैं, उसको बड़े ही एक्सप्लिसिट और कंसिस्टेंटली अप्लाइड रूल्स के साथ करना चाहिए। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे नियम होने चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए और उन रूल्स को बड़े ही आपको जब कंटेंट एनालिसिस की रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं, उन रूल्स को आपको स्पष्ट करना ज़रूरी है, उसका विवरण देना आपको ज़रूरी है। विवरण इसलिए देना चाहिए कि अगर कोई और रिसर्चर उसी रूल्स के हिसाब से अगर किसी और विषय का या उसी विषय का फिर से जो है विश्लेषण करना चाहता है, उसका अध्ययन करना चाहता है,
तो उसके सामने एक डिस्क्रिप्शन होता है कि भाई फ़लाना फ़लाना इस तरह से मैंने इसका रिसर्च किया था। तो ये मूलतः एक अमेरिकन टेक्निक है। अमेरिकन्स का रिसर्च करने का एक तरीका होता है कि सब चीज़ों को आप एक्सप्लिसिट कीजिए और उसका डिस्क्रिप्शन, जिसको कहते हैं डेटा कलेक्शन मेथड्स जो है ना, उस मेथड्स को या किस तरह से आपने अपना डेटा कलेक्शन किया, वो प्रोसीजर को बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिस्टमैटिक का मतलब यही हुआ कि मीडिया कंटेंट का जब आप चुनाव करते हैं तो उसके लिए कुछ आप नियम या रूल्स इस्तेमाल करते हैं और उन रूल्स को आपको एक्सप्लिसिट होना करना चाहिए और उनको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल सिस्टमैटिक का मतलब ये हुआ पद्धति मतलब कि उसको व्यवस्थित तरह से आपको उसको करना चाहिए, अकॉर्डिंग कंसिस्टेंटली होती। अब इसको कैसे करेंगे, सवाल ये बनता है। परिभाषा तो अपने आप को समझ में आ गई, मगर जब तक उसको कैसे करेंगे समझ में नहीं आता, जब तक इसको आप ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकते, इसको ऑपरेशनल नहीं कर सकते आप। तो कैसे करेंगे, इसका मतलब ये है कि जब आप मीडिया का कंटेंट चुनते हैं तो उसमें सैम्पलिंग करनी पड़ती है, और सैम्पलिंग आपने कैसे की इसको आप एक्सप्लिसिट कीजिए और कंसिस्टेंटली वही रूल इसमें लगाइए। दूसरी बात, आप कोडिंग करते हैं कंटेंट एनालिसिस का, इसके अपन आगे चल के बात करने वाले हैं। कोडिंग का जो तरीका होता है ना, एक होता है इंडक्टिव अप्रोच, एक होता है डिडक्टिव अप्रोच। तो ये आपने जो भी अपने अप्रोच लगाया हो उसको आपने कैसे किया है उसको भी आपको एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। और तीसरा, आप जो एनालिसिस करते हैं उस एनालिसिस को आपने कैसे किया है, कौन सा मेथड लगाया है, इसका भी आपको विवरण देना बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ों में प्राय जो है अपन कहते हैं सिस्टमैटिक होना चाहिए व्यवस्थित ढंग से इसको करने के लिए। एक तो ये कि आपने सैम्पलिंग कैसे की उसको बताइए, कि समझिए आप श्रीनिवास मेलकोटे ने जो है 2013 में न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है ना कवरेज किया था इराक वॉर के पहले, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा था। तो अगर समझिए उसके पहले 1 साल से न्यूज़पेपर कवरेज दे रहा था उस पर, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे हर दिन का उन्होंने कंटेंट एनालिसिस किया हो, हर दिन जो अखबार छापता था खबर उसको एनालिसिस किया हो, कुछ ना कुछ उन्होंने मेथड लगाया होगा। आप याद रखिए, सैम्पलिंग को आप रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। कंटेंट एनालिसिस में ख़ास तरह के कुछ सैम्पलिंग के मेथड्स होते हैं, इस पर अपन बाद में बात करने वाले हैं। तो कोई भी तरीका लगाएं उसको आप उसको डिस्क्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि आप आधा पन्ना 6-8 लाइन लिख दीजिए बिल्कुल एक्सप्लिसिटली कि ये स्टेप था, उसके बाद ये स्टेप था, उसके बाद ये स्टेप था सैम्पलिंग में, तो आपका काम जो है इसमें बन जाता है। तो दूसरा आपने शब्द इस्तेमाल किया सिस्टमैटिक, मैं समझता हूँ आप समझ गए। दूसरा शब्द अपन ने इस परिभाषा में क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस की परिभाषा में जो हमने इस्तेमाल किया था वो था ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, कोई भी चीज़, अब इस बात को देख लीजिए, अखबार कितना भी ऑब्जेक्टिव कह ले कि ऑब्जेक्टिव है, मगर जो है लॉजिकली एक्सट्रीम केसेस में कोई भी व्यक्ति या कोई भी अखबार पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। भाई अखबार में आपको एक मेन फ्रंट पेज पे एक मेन लीड तो डालनी है, तो मेन लीड डाल दी तो आपने अपना जो है एक तरह से अपना बायस बता दिया है, क्योंकि हर चीज़ को तो आप मेन लीड नहीं बना सकते, हर घटना को तो आप मेन लीड नहीं बना सकते। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि अखबार की सीमाओं में रहते हुए, एडिटोरियल के जो नियम होते हैं उनको फॉलो करते हुए आपको ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि कोई भी 2 रिसर्चर अगर उस अपने को आप रिसर्च करते हैं और कंटेंट एनालिसिस करते हैं तो उनके निष्कर्ष लगभग वैसे ही होने चाहिए जैसे किसी अन्य व्यक्ति थे। जैसे समझिए हम लोग जो है ना, ये आज के अखबार का मोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आप जो हैं एक कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं आज के अखबार को और मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, दोनों एक दूसरे को हमने ट्रेनिंग ले ली है। आप अलग बैठ के अपनी जगह घर पे कर रहे हैं, मैं अपने घर पे कर रहा हूँ। तो अगर हमने सही रूल्स का इस्तेमाल किया है, कंसिस्टेंटली हमने अप्लाई की है, तो जो हमारे पास नतीजे निकल कर आएंगे वो लगभग समान होने चाहिए, है ना। इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव। सो व्हेन 2 रैशनल पीपल कंडक्ट रिसर्च इंडिपेंडेंटली दे शुड कम अप विद द सेम रिजल्ट्स। इसका मतलब हो गया, इसको कहते हैं अपन ऑब्जेक्टिव। तो ये कैसे होगा भाई, ये कैसे करेंगे? तो आप जो रूल्स बनाते हैं कोडिंग के या एनालिसिस के, है ना, या सैम्पलिंग के भी समझिए, हालांकि बेसिकली कोडिंग का होता है, उसके जो आप एक कैटेगरी जो बनाते हैं, जो कोड्स बनाते हैं, उनका ऑपरेशनल डेफिनेशन अत्यंत आवश्यक है ना। जैसे हमने कल आपने ये चर्चा की थी कि भाई फेवरेबल का क्या मतलब है, रिपोर्ट का क्या मतलब है, जजमेंट का क्या मतलब है, इन्फेरेंस का क्या मतलब है, ये सब बातों की परिभाषा देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उन परिभाषाओं के बेसिस पर ही
एक इन्वेस्टिगेटर जो है तय कर पाएगा कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है आइटम्स। तो ये हम ये बात कर रहे थे। क्वांटिटी का मतलब ये बिल्कुल तीसरा शब्द जो इस परिभाषा में इस्तेमाल किया गया था, एक तो सिस्टमेटिक किया गया था, दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव शब्द इस्तेमाल किया था, तीसरा था क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि जब आप जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो नंबर बेस्ड जो है मेथड होता है, यूजिंग नंबर्स दैट आर रिलायबल, दैट आर प्रिसाइज, एंड ये आप इसको स्टैंडर्डाइज भी कर सकते हैं। और फिर इस नंबर के आधार पे आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, सांख्यिकी के आधार पर इसका आप विश्लेषण करते हैं। तो हमने आज जो है कंटेंट एनालिसिस और क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस की परिभाषा के बारे में चर्चा की थी। इसको अपन कल और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।